नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में शिरकत की और साथ ही समारोह को संबोधित भी किया और विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कलाकारों को अपनी कला के लिए समय, ऊर्जा और संसाधन समर्पित करने पड़े हैं। यदि उनकी कृतियों का उचित मूल्य मिले तो ये न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करेगा बल्कि उन लोगों को भी प्रेरणा देगा जो कला को पेश के रूप में अपनाना चाहते हैं। तो वहीं जो कला को पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं उन्हें लेकर आपको बताते चले, उन्होंने ललित कला अकादमी के तहत इस वर्ष कलाकारों की कृतियों की बिक्री को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और इसे कलाकारों के आर्थिक सहयोग देने और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी बताया। हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप कलाकारों के रूप में भारत की बहुरंगी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। आज जिन कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुए उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यों के पुरस्कृत होने से अन्य कलाकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन कलाकारों को आज पुरस्कृत नहीं किया गया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि एकेडमी द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 1955 से दृश्य कला की सभी विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सृजनात्मक को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत महत्व है। मुझे विश्वास है कि संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रयासरत रहे। प्रिय कलाकारों, भारत की परंपरा में कला को भी एक साधना माना गया है। कलाकारों को हमारे समाज में एक विशेष सम्मान दिया जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगापुर के महावाणिज्य दूत से दूत चेओंग मिंग फुंग से आपको बताते चले समत्व भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, व्यापार, निवेश और तकनीकी आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई। ये बैठक ऐतिहासिक आपको बता दें कि सदाकत आश्रम में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदाकत आश्रम आपको बता दें परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मुद्दों और विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम आपको बता दें कि अहम माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सदाकत आश्रम संविधानता आपको बता दें स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ
कई कांग्रेस नेताओं का कर्मस्थल भी रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में पार्टी का ये मिलन राजनीतिक रूप से अहम है। साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट में हो रही संभावित छेड़छाड़ पर चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र की ताकत और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना दल की जिम्मेदारी है। फर्क होने की वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने कहा कि ये CWC मीटिंग सक्सेसफुल हो, परिणामकारी हो, इसीलिए उन्होंने अपने गुड विशेस भेजा है और इसीलिए हम लोग उनको आज देख नहीं पाए। तो आज की सभा में हमारे लीडर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी तथा CWC के एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और सदस्यगण आज की इस बैठक में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो लोग इस दफ्तर में बैठ के अपना काम करके देश को आज़ादी दिलाए। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण। तो वहीं CWC की अहम बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सचिन पायलट ने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद बिहार में CWC की बैठक हो रही है। ये एक ऐतिहासिक जगह और मीटिंग भी ऐतिहासिक होगी। यहां से आने वाले राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। हेलो, आज की बैठक में हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर मुख्य फोकस है। हार की जनता का बदलाव आपको बताते चले चाह रही है, तो वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर पायलट ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। It's an important state, and I think the people of Bihar are yearning for a change. I'm absolutely confident that the parties meeting today will pave the way for a greater change in the coming months. Bihar has seen a government that has not been popular, and I think there are many twists and turns in Bihar politics have led to the point where people want a change. The Congress party and the Gadbandhan will fight a formidable election, and I'm confident that we'll win this election. हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य है और महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। आज ऐतिहासिक मीटिंग होगी। आने वाले समय में जो बदलाव हम चाहते हैं सामाजिक और राजनीतिक, वो इस पार्टी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आगे लेकर आएंगे। गठबंधन और हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में हुई कांग्रेस की CWC की बैठक पर निशाना साधा और पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बताया और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, जबकि नेहरू उन्हें राष्ट्रपति बनने या दूसरे कार्यकाल के हक में नहीं चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया या जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, तब क्या बिहार की चिंता की गई थी? और अब अचानक कांग्रेस बिहार में इतनी रुचि क्यों दिखा रही है?
तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि अख्तरुल ईमान के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है और एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अख्तरुल इमाम ने 6 सीटों का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंतिम फैसला उनके हाथ में नहीं है। ओवैसी ने कहा कि ये बिहार के लोगों पर निर्भर करेगा कि वे कौन बीजेपी को सफल बनाने और कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, और एआईएम अपनी जिम्मेदारी पहले भी निभा चुका है। अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद जब आजम खान बाहर निकले तो कई सवाल भी बाहर आ गए। क्या उनका अगला पड़ाव बहुजन समाज पार्टी होगी या फिर वे समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे कभी फिर यूपी की सियासत के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे की कुर्सी पर लौट पाएंगे या फिर उनका सियासी सफर अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। करीब 23 महीने जेल में बिताने के बाद जब सपा नेता आजम खान बाहर आए तो उनकी जुबान पर सबसे पहले अपनी सेहत का हवाला था। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति पर फैसले बाद में करेंगे, पहले अपना इलाज कराएंगे। लेकिन इसी बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल खड़ी कर दी है। वजह है, आजम खान सिर्फ रामपुर या एक जिले की राजनीति का नाम नहीं है, बल्कि दशकों तक पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों की संख्या इतनी निर्णायक है कि एक नेता का झुकाव पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है। और इस भूमिका में लंबे वक्त तक सबसे बड़ा नाम रहा है आजम खान का। 10 बार विधायक बने, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, 3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, यहाँ तक कि 2012 में अखिलेश सरकार में उन्हें 8 बड़े विभाग मिले। और उस दौर में विपक्ष तक तंज कसता था कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं और उनमें से एक आजम भी है।
लेकिन वक्त का पहिया बदला। पहले पार्टी और परिवार की अंदरूनी राजनीति, फिर दंगों के दौर में बढ़ते मतभेद और आखिरकार तमाम कानूनी मुकदमों ने उनकी ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना उनकी सियासी गिरावट की सबसे बड़ी निशानी साबित हुआ। अब आगे सवाल ये है कि क्या वे सपा में बने रहेंगे। अगर बने रहते हैं तो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सपा के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के भीतर उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। अखिलेश की रणनीति में आजम का रोल सीमित होता जा रहा है। उनके सुझावों को नजरअंदाज किया जाना, उनके करीबी उम्मीदवारों को टिकट न मिलना, ये सब साफ इशारे हैं कि सपा अब उन्हें उतना वजन नहीं दे रही। हालांकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान साहब की रिहाई पर चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आजम खान पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दूसरी पार्टी में शामिल होने की बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। दूसरा विकल्प है किसी नई राह की तलाश। अटकलें हैं कि वे बसपा में जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर कोई नया मोर्चा भी बना सकते हैं। ये सुर्खियां हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाएगा। सपा को सीधा नुकसान होगा और सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वोटों के बंटवारे से भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी की सीटें आसान हो जाएंगी। इतिहास गवाह रहा है कि यूपी की राजनीति में आजम खान जैसे नेता ने कई बार अपनी ताकत साबित की है। कभी भैंस चोरी जैसी घटना से लेकर दंगों तक हर बार वे सुर्खियों में रहे, कभी अपनी जिद और तंज से तो कभी अपने फैसलों से। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम अब बेहद चुप और सावधान नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर पुरानी तल्खी या तीखे बयान की जगह अब खामोशी और थकान साफ देखी जा सकती है। यूपी की राजनीति में लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, जिसमें से बड़ा हिस्सा कभी आजम के साथ खड़ा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनकी गैर मौजूदगी ने कई नए चेहरों को जगह दी है। यही वजह है कि अब सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। क्या मुस्लिम समाज फिर से आजम खान के नाम पर एकजुट होगा या फिर राजनीति में उनके लिए अब वापसी के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। रामपुर में कभी उनका नाम भर सियासी तूफान खड़ा कर देता था। अफसरों की पोस्टिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक बिना आजम खान की मंजूरी एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन अब उसी रामपुर में भाजपा ने उनकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर किला भेद दिया है। तो क्या ये वापसी की कहानी होगी या फिर एक ऐसे कद्दावर नेता का सफर जो अब सिर्फ अतीत की दास्तान बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब शायद अभी आजम खान के पास भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि पहले सेहत सही करेंगे और फिर राजनीति पर सोचेंगे, लेकिन एक बात तय है कि उनका अगला कदम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं लेह लद्दाख में युवा प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन को हिंसक हो गया। वहीं सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया। इस दौरान उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की और पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा और लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर जुटे थे। स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शन की जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी। अभी स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेजों और एफआईआर से लेकर अरेस्ट मेमो तक जाति का उल्लेख नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिगत महिमा
मंडल को राष्ट्र विरोध करार देते हुए इसे समाप्त करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से नई एसओपी जारी की है, जिसके अनुसार अब थाने के नोटिस बोर्ड, रैली और सरकारी फॉर्म में भी जाति कॉलम नहीं रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी रिपोर्ट में देखिए कि ये बदलाव नागरिकों, प्रशासन और समाज को किस तरह प्रभावित करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जातिगत महिमा मंडन समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके नाम या जाति के आधार पर अलग नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और सरकारी दस्तावेजों में जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक कदम बताया और कहा कि जातिगत भेदभाव से सामाजिक सौहार्द पर विपरीत असर पड़ता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से नई एसओपी जारी की है। इसके तहत एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति कॉलम हटा दिया जाएगा। साथ ही थाने और सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में जाति संबंधी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो वहीं सार्वजनिक रैलियों और सरकारी कार्यक्रमों में जाति आधारित आयोजन पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये आदेश सामाजिक समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नई प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। अब उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव पर रोक लगने के साथ ही समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि जाति कॉलम हटाने से समाज में एकता और भाईचारे का बल मिलेगा। नागरिकों का कहना है कि आज सरकारी दस्तावेजों में जाति लिखने की अनिवार्यता खत्म होने से हर वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक मामलों में भी जातिगत भेदभाव कम होगा और कानून का समान रूप से पालन होगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एक कल पीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रवीण क्षेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीति रैलियों और जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने पूछा है कि हजारों साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव का क्या होगा, इसे कैसे दूर किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और थानों में नई एसओपी का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि पुलिस, सरकारी अधिकारी और जनता इस बदलाव के महत्व को समझ सके। इसके साथ ही सभी सरकारी फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाति कॉलम हटाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम देश में सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सामाजिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। वे कहते हैं कि जातिगत कॉलम हटाने से समाज में समानता और न्याय की भावना को बल मिलेगा। नागरिकों का कहना है कि ये बदलाव शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद करेगा। साथ ही लोग उम्मीद जताते हैं कि ये कदम पूरे देश में समानता के लिए उदाहरण बनेगा। उत्तर प्रदेश में जाति कॉलम हटाना केवल दस्तावेजों का बदलाव नहीं है, बल्कि समाज में समानता और न्याय का संदेश है। एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सरकारी फॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाति न लिखने का आदेश समाज में भाईचारा, एकता और संविधान के मूल्यों को मजबूत करेगा। ये कदम ये स्पष्ट करता है कि योगी सरकार जातिगत भेदभाव के खिलाफ दृढ़ है और सभी नागरिकों को
समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश अब जाति आधारित दस्तावेजों से मुक्त होगा और समानता की दिशा में एक नई पहल करेगा। यूपी सरकार का ये आदेश राजनीति पार्टियों को रास नहीं आ रहा। इसका असर समाजवादी पार्टी, बसपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल जैसी पार्टियों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये पार्टियां तमाम रूपों में जाति आधारित जनसभाएं करती आई हैं। रिपोर्ट आयन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।